Okay, good morning. In last video we have discussed about इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, और इसकी जो एनिमेटेड वीडियो थी इसमें एक टॉपिक आपको ज़्यादा सेंड कर दिया गया था. आज पहले वो थियरी पढ़ेंगे. द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 1 में, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सेकेंड चैप्टर. ओके, तो इसमें सपोज एग्जाम्पल से सॉल्व करें तो ये एक सरफेस होगी. इस सरफेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू v है. सिमिलर एक सरफेस मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके लिए पोटेंशियल v प्लस डेल्टा v है. v प्लस डेल्टा v. ओके, ए पॉइंट यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ. सपोज b पॉइंट यहाँ कंसिडर करेंगे. ओके, अब a और b की जो डिस्टेंस है इसको डेल्टा l इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा l. ओके, तो इसमें लिखा है कि सपोज p पॉइंट ऑन सरफेस, सपोज आप b पे लिखेंगे तो भी चलेगा, या डायरेक्ट a टू b. सपोज a पॉइंट कंसिडर ऑन v, b पॉइंट कंसिडर v प्लस डेल्टा v. ओके, किसी भी पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे तो सबसे पहले तो वर्क डन क्या लिखेंगे, E इंटू डेल्टा एल. ऐसे तो पूरी फॉर्मूला बताऊं तो F इंटू डेल्टा एल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो Q इंटू E इंटू डेल्टा एल. लेकिन चार्ज जो बताओ Q इज इक्वल टू +1 कूलम. ओके, सो E इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा एल. ये किसकी फार्मूला हुई, तो वर्क की. क्लियर. ओके, अब एक चीज और, वर्क इज इक्वल W इज इक्वल टू V Q, ऐसा भी लिखते हैं हम. सो वर्क इज इक्वल टू यहां क्या लिखेंगे, डेल्टा V, या इस तरह की डेल्टा V, बिकॉज Q इज इक्वल टू +1 कूलम. तो ये तो 1 हो गया. सो नाउ वर्क इज इक्वल टू डेल्टा V. ओके, डेल्टा V मतलब B से A आएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा, V माइनस, उसने लिखा है कि B से A तक वो डिस्प्लेसमेंट होता है. B से कहाँ तक, A तक वो डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, अब यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा एल V माइनस डेल्टा V. सो E इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L. ओके, सपोज इस तरह से नहीं लिख रहे हैं तो भी आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L. सपोज डिस्प्लेसमेंट लिमिट डेल्टा L टेंड्स टू 0 आप लेंगे तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dL ऐसा होगा. मतलब द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगी. एज पर एग्जांपल कि सपोज आपको कंपोनेंट फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, सो माइनस dV अपॉन dx. EY कैलकुलेट करें तो माइनस dV अपॉन dy. Z कैलकुलेट करें तो माइनस dV अपॉन dz ऐसा लिखेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. ओके, नाउ कॉमन इक्वेशन, इसकी कॉमन इक्वेशन लिखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V अपॉन L. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में इससे ही हमने वो यूनिट लिखी थी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट अपॉन मीटर. तभी मैंने आपको बताया था कि न्यूटन अपॉन कूलम तो फर्स्ट चैप्टर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन वोल्ट अपॉन मीटर वो सेकंड चैप्टर से आपको पता चलेगा. तो इस पूरी थियोरी की कंक्लूजन क्या है, इस पूरी थियोरी से कंक्लूजन में ऐसा मिलेगा कि आप डेरिवेटिव करेंगे पोटेंशियल की विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ की जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा. ओके, लेकिन एक चीज़ और भी है, या एक चीज़ और भी डेफिनेशन है जिसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट बता सकते हैं. 11 से पढ़ के आते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेडियंट होगा.
ओके ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट अ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल डिफरेंट एट यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक नाम है, लेकिन उसको क्या बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, क्योंकि यूनिट वही आती है, देखो वोल्ट अपॉन मीटर, और डायमेंशन फार्मूला भी उसी तरह से रहेगी। क्लियर लेकिन एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करके दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको ऐसे पता नहीं चलने वाला। सपोज पोटेंशियल डिपेंड ऑन एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पोटेंशियल की फार्मूला। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P111। तो सबसे पहले x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो माइनस dv अपॉन dx। ओके हम इसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसमें y और z भी है तो पार्शियली डेरिवेट करना है। इसका मतलब क्या है, x को डेरिवेट करेंगे, y और z कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ओके चलो इसको माइनस लिख रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर मतलब 2x, y स्क्वायर के लिए 0 और z स्क्वायर 0, क्योंकि यहाँ x और y सॉरी ये दोनों टर्म के लिए x नहीं है। क्लियर, तो ये दोनों के डेरिवेटिव 0। ओके नाउ ई एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, लेकिन आपको किस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है, 111, सो x इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर ई एक्स इक्वल टू -2 वोल्ट अपॉन मीटर। ओके नाउ ई वाई इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dy माइनस इसकी डेरिवेटिव 0, वाई स्क्वायर के लिए 2y, जेड स्क्वायर के डेरिवेटिव 0। क्लियर, सो क्या लिखेंगे, ई वाई इज इक्वल टू -2x सॉरी -2y -2 इंटू 1, सो -2 वोल्ट अपॉन मीटर। ओके सिमिलर कैलकुलेट करेंगे फॉर z, सो माइनस डी वी बाई डी जेड, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ -2z, बट z इज इक्वल टू 1, so -2 volt upon meter. So what is the electric field at given point? So now electric field E is equal to -2 volt upon meter. Clear? ये 3 डायमेंशन में होगा, सभी कंपोनेंट क्या मिलेंगे, -2। तो ये पता चला कि किस तरह से पोटेंशियल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक है या दर्पण में नहीं दिया, सिर्फ वो थियरी दी थी, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ इसलिए एक्सप्लेन किया कि जो फार्मूला है उसका यूज़ आपको पता चल जाए। ओके ओके उसके बाद जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे तो ये भी प्रिपेयर करना है, लेकिन इसकी एनिमेशन आपको पहले सेंड कर दी गई थी, थियरी अभी एक्सप्लेन की है। ये क्वेश्चन नंबर है 20, वो कंप्लीट करके लिखना है। देन 21, derive the formula for the electric potential energy of system of 2 charges. System of 2 charges. Okay, system of 2 charges, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम पहले फाइनाइट पॉइंट पे कंप्लीट करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q1 इलेक्ट्रिक चार्ज हम यहाँ लाएंगे, कितना वर्क होगा, तो W1 इज इक्वल टू 0। क्यों, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लाएंगे तो इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली चार्ज रख सकते हैं। तो Q1 चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ लाने के लिए किसी भी टाइप की वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, अब हम अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज Q2 यहाँ लाएंगे, लेकिन Q2 जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहाँ आएगा तो इस रीजन के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किसकी, Q1 की। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क W2 इज इक्वल टू V1 Q2। कौन सा चार्ज आएगा, Q2। पोटेंशियल किसकी होगी, V1 की। ओके, पोटेंशियल फॉर Q1 Q1, दिस डिस्टेंस कॉल्ड R12 इंटू Q2, इंटू क्या लिखेंगे, Q2। ओके, सो नाउ टोटल वर्क, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, Q1 Q2 अपॉन R12। Now total work W is equal to W1 plus W2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को लाने के लिए जो वर्क था वो तो 0 था, लेकिन सेकंड के लिए Q1 Q2
अपॉन R12। R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए वर्क इक्वल टू एनर्जी। सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of two charge is U is equal to K Q1 Q2 upon R12। अब देखो आज से जो काम होगा ना वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। आज से जो काम होगा थोड़ा टिपिकल। एज फॉर एग्जाम्पल कि मैंने तो 2 के लिए बताया था, 2 तक के लिए कंप्लीट हो गया, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज आता तो जब थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा तो कैलकुलेशन चेंज होगी और पूरा क्वेश्चन इसमें डिफरेंटली लिख के दिया है। लेकिन कंफ्यूजन क्या होगी थी, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 क्या लिखेंगे, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ओके, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1, so V is equal to K Q1 upon R. Now the potential energy of system of two electric charge U is equal to K Q1 Q2 upon, अब देखो कहाँ कितना चेंज हुआ पता चल जाना चाहिए। F is equal to K Q1 Q2 by R square, E is equal to K Q by R square, V is equal to K Q by R, energy equal to K Q1 Q2 by R। क्लियर? तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कहाँ चेंज होती है पता चल जाना चाहिए। क्लियर? तो आप 20 और 21 ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अब इसी तरह से 22 है, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझेंगे। इसमें लिखा है डिराइव द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। क्लियर? हाँ, प्रिपेयर करना है, बाकी नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन कि 2 चार्ज की जगह 3 चार्ज पूछा तो क्या लिखना है वो आपको पता चलना चाहिए। क्लियर? तो सिस्टम ऑफ 3 इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सबसे पहले 2 के लिए तो हम जानते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज जब इन्फिनिट डिस्टेंस से, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फिनिट डिस्टेंस से यहां लाएंगे। ओके, इस पॉइंट को सपोज मैंने P बताया, इस पॉइंट को Q बताया, तो P पॉइंट पे लाएंगे तो वर्क W1 इज इक्वल टू 0। क्यों 0? किसी भी टाइप की फील्ड थी ही नहीं और इन्फिनिट डिस्टेंस से हम Q1 यहाँ ले आए। ओके, अब Q1 की प्रेजेंस के अंदर हम इन्फिनिट डिस्टेंस से क्या लाएंगे, Q2। ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ Q1, Q2 जब इन्फिनिट डिस्टेंस से लाना है, ओके, तो वर्क होगा W2 इज इक्वल टू V1 Q2। पहले जो लिखा वही, पोटेंशियल किसका, Q1 का, कौन सा चार्ज आएगा, Q2। ओके, पोटेंशियल तो K Q1 अपन R12 इंटू Q2। सो नाउ टोटल वर्क K Q1 Q2 अपन R12, ये तो 2 के लिए था। अब थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज R पॉइंट पे मैंने रखा। सो नाउ दिस डिस्टेंस इज, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज था, ये सेकेंड, यहाँ कौन सा रखेंगे, थर्ड, तो इसको R13 और इसको R23। ओके, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो अब थर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज को लाना है फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस टू R। सो नाउ W3 इज इक्वल टू, नाउ W3 इज इक्वल टू फर्स्ट की पोटेंशियल, सेकेंड की पोटेंशियल, और इसमें क्या आएगा, Q3। फर्स्ट की पोटेंशियल एट पॉइंट R, फर्स्ट की पोटेंशियल एट पॉइंट R क्या लिखेंगे, K Q1 डिस्टेंस R13। फर्स्ट की पोटेंशियल हो गई एट पॉइंट R, अब सेकेंड की पोटेंशियल एट पॉइंट R, सो लिखेंगे K Q2 डिस्टेंस क्या होगा, R23 इंटू Q3। सो नो मल्टीप्लिकेशन इज K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, सो नाउ टोटल वर्क फॉर गिवन सिस्टम, टोटल वर्क क्या लिखेंगे, W1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, फर्स्ट के लिए वर्क 0, सेकेंड की वर्क सो K Q1 Q2 R12, थर्ड के लिए वर्क K Q1 Q3 R13 K Q2 Q3 R23।
3. Okay, so now total work W is equal to K Q1 Q2 R12, K Q1 Q3 R13, K Q2 Q3, so R23. क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वर्क एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 इलेक्ट्रिक चार्ज इसके Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q3 अपॉन R13, K Q2 Q3 अपॉन R23. ओके, इतना बड़ा नहीं लिखना है, सो शॉर्ट में भी बता सकते हैं. U इज इक्वल टू K कॉमन समेशन I एंड J इज इक्वल टू 1 to 3. 1 से कहाँ तक होगा? 3 से. ओके, 1 2 and 3 3 इलेक्ट्रिक चार्ज है. लेकिन एक चीज़ रखना है, I इज लेस देन J. जब हम यहाँ लिखेंगे तो I इज लेस देन क्या होगा? J. क्या होगा? QJ अपॉन RIJ. मतलब फर्स्ट और सेकंड की पेयर बनाओ, Q1 Q2 R12, 2 1 ऐसा नहीं लिखना है. I इज ऑलवेज लेस देन J. 2 1 नहीं, 1 2. फर्स्ट और थर्ड की पेयर बनाओ तो क्या लिखें? K Q1 Q3 अपॉन R13. सेकंड और थर्ड की पेयर बनाओ, सो K Q2 Q3 अपॉन R23. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 इलेक्ट्रिक चार्ज. क्लियर? तो ये इस टाइप की क्वेश्चन थे. ओके, अब आगे. ओके, तो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हमने एनर्जी की फॉर्मूला कंप्लीट की. U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 ऐसा लिखते हैं. लेकिन एनर्जी की जो यूनिट है वो जूल. न्यूक्लियस, एटम, सबके लिए जब जूल यूज़ करेंगे तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं और वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली जो काइनेटिक एनर्जी है इसको क्या बताएंगे हम? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो डेफिनेशन से बताएं इसमें. डेफिनेशन, इफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द डिफरेंस इन पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो इसमें एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन क्या लिखें? Q इंटू डेल्टा V. Q की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया? 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, सिंपल चीज़ है कि सपोज इस सरफेस के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल, इस सरफेस में नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब ऊपर क्या हो जाएगा, सपोज ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर. उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इसको क्या बताएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वर्क इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻⁹ जूल एंड देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी छोटी यूनिट है, न्यूक्लियस में, एटम में जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसको 1 keV मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 MeV 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से लिखा जाएगा. क्लियर? तो इसमें डेफिनेशन है, डिफरेंट कन्वर्जन भी है, लेकिन याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6. ओके, 10⁻⁻ क्या लिखेंगे? 19 जूल. 10⁻⁻19 जूल. अब देखो, पहले जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी तो U इक्वल टू लिखा था K Q1 Q2 बाई R. ओके, लेकिन अब इक्वेशन और है. ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब पहले हमने लिया था तो कोई फील्ड नहीं थी, इसलिए Q1 की वर्क W1 इक्वल टू 0 थी. लेकिन यहाँ क्या बताया कि आप जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज लाएंगे इन्फिनिट डिस्टेंस से, ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे. ओके, यहाँ हम कंसिडर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है
ओके, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज रखने Q1 और Q2। ओके, तो सबसे पहले तो कौन सी चार्ज लानी पड़ेगी? Q1। ओके, इन्फिनिट डिस्टेंस से पहले तो अरेंजमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज Q1, इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे? V1, Q2 पोटेंशियल क्या होगी? V2, डिस्टेंस इज R12 या इतना लिखो तो भी चलेगा, लिखो तो भी चलेगा। ओके, सबसे पहले तो क्या होगा? द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस टू पॉइंट P, और ये पॉइंट Q। तो पहले क्या लेंगे? Q1 को जब इन्फिनिट डिस्टेंस से यहाँ लाना है तो वर्क W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V इंटू वैक्टर R1। सपोज मान लो किसी भी एक सपोज यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन वेक्टर R2, तो इसको क्या बताएंगे? R12। इसलिए बताया कि ओरिजिन से जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज लिया, ओके, वहां पोटेंशियल कितनी है? VR1। तो इन्फिनिट डिस्टेंस से चार्ज यहां लाएंगे, वर्क W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू VR1। ओके, सिमिलरली अब यहां क्या लाएंगे? Q2, तो वर्क W इज Q2 V इंटू वैक्टर R2। क्लियर? और चीज से कि जब इसको आप यहां से यहां तक लाएंगे तो सिस्टम के लिए W3 भी होगा। कौन सा होगा? K, Q1, Q2, क्योंकि इसकी फील्ड तो है, यहाँ एक दूसरा चार्ज रखेंगे तो ये भी पॉसिबल है। ओके, तो डिफरेंट 3 वर्क्स होंगे। सबसे पहले तो Q1 इन्फिनिट डिस्टेंस से यहाँ रखना है, Q2 इन्फिनिट डिस्टेंस से यहाँ रखना। ओके, और रखते वक्त जो वर्क हुआ है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये वर्क क्यों हुआ? तो Q1 की प्रेजेंस में आप Q2 लाए तो इसलिए ये भी वर्क होगा। ओके, सो नाउ टोटल वर्क W is equal to W1 plus 2 plus 3. 1 is equal to Q1 V vector R1, then Q2 V vector R2 plus K Q1 Q2 upon R12। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसलिए वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो Q1 V वेक्टर R1 प्लस Q2 V वेक्टर R2 K Q1 Q2 अपॉन R12। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इस तरह से कंप्लीट होगा। क्लियर? जब हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी तब इतनी ही फॉर्मूला मिलती थी, लेकिन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मल्टीप्लिकेशन ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। System of charges. Consider a charge Q1 and let P be a point in the electric field of Q1 at a distance of R from the charge. The electric potential at P due to the charge Q1 is equal to V1, equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R. Let this be equation 5. Now to bring a charge plus Q2 from infinity to point P in the electric field. Against the electrostatic force, the work done W is equal to Q2 V1. Let this be equation 6. Substituting equation 5 in equation 6, we have W equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R. This work done against the electrostatic force is stored as electrostatic potential energy U in the system of charges. Electrostatic potential energy U stored in the system of charges is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R. Let this be equation 7. From equation 7, we see that the electrostatic potential energy is independent of the spatial location of the charges in a given medium.
and is mainly dependent on the separation R between the charges. The electrostatic potential energy is a scalar quantity and can be positive or negative depending on whether the product Q1, Q2 is positive or negative respectively in the equation 7. When both the charges are either positive or negative, the electrostatic potential energy is positive. That is, the work done to bring a charge Q2 from infinity to point P is positive. Also, when the charges Q1 and Q2 are unlike, then the work done to bring Q2 from infinity to point P is negative. Equation 7 gives the electrostatic potential energy for a pair of charges Q1 and Q2. Proceeding similar to the above procedure, for a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3, there would be 3 pairs in the expression for the electrostatic potential energy U, given as U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12 plus Q2 Q3 by R23 plus Q3 Q1 by R13, where R12 is the separation between Q1 and Q2. R23 is the separation between Q2 and Q3. And R13 is the separation between Q3 and Q1 respectively. Let this be equation 8. Equation 8 can be expressed as U equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12 plus 1 by 4 pi epsilon naught into Q2 Q3 by R23 plus 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q3 by R13. This equation can again be written as U is equal to U12 plus U23 plus U13. Let this be equation 9, where U12, U23 and U13 are the electrostatic potential energies for the pairs of charges Q1, Q2, Q2, Q3 and Q1, Q3 respectively. The above procedure can be adopted for calculating the electrostatic potential energy of a system of n charges as well. From the above discussion, we see that the potential energy of a system of charges is a characteristic of its present state only. We know that electrostatic potential energy U for a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3 can be calculated using the formula U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12 plus Q2 Q3 by R23 plus Q3 Q1 by R13, where R12 is the separation between Q1 and Q2. R23 is the separation between Q2 and Q3. And R13 is the separation between Q1 and Q3 respectively. Let this be equation 1. Equation 1 can also be written as U is equal to U12 plus U23 plus U13. Let this be equation 2. In equation 2, U12, U23 and U13 are the electrostatic potential energies for the pairs of charges Q1, Q2, Q2, Q3 and Q1, Q3 respectively.
Let us now derive an expression for the electrostatic potential energy of the system of charges in terms of the potentials. Let V be the potential at a point P1 in the electric field E produced by a source charge. Here, R1 is the position vector of the point with respect to the origin. Let us consider a charge Q1 at infinity from point P1. If W1 is the work done to bring the charge Q1 from infinity to the point P1 in the external field, then the external electric potential at the point P1 is V of R1 equal to W1 by Q1. This implies that W1 equal to Q1 into V of R1. Here, we assume that the potential due to the source charge at infinity is 0. This implies that V of R1 is also the potential difference between the point and infinity, which is delta V. Now, if Q1 is released at point P1, it moves away in the direction of the electric field to infinity and gains kinetic energy equal to W1 when it reaches infinity. If V of R1 is plus 1 volt, then the potential difference between the point P1 and infinity is delta V equal to V of R1 minus V infinity, which is equal to plus 1 volt. Now, if Q0 is an electron which is at rest at infinity, is released under a potential difference, then it moves towards the point P1. Since P1 is at higher potential compared to the point at infinity, the electron gains kinetic energy, which is equal to Q0 into V of R1. The magnitude of the charge on the electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, and V of R1 is equal to 1 volt. Therefore, the kinetic energy gained will be equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule. This kinetic energy gained by the electron is called 1 electron volt. Electron volt is defined as the kinetic energy gained by an electron when accelerated under a potential difference of 1 volt. We have seen that the work done to bring a charge Q1 from infinity to point P1 is given by W1 is equal to Q1 into V of R1. Now let us consider another point P2 in the electric field, whose position vector with respect to the origin is R2, and the external potential at the point is V of R2. Let the distance between points P1 and P2 be R12. Let us bring another charge, Q2, from infinity to the point P2 in the electric field, and let the work done in this process be W2. Hence, work done to move the charge Q2 from infinity to the point P2 is Q2 into V of R2. If Q2 is now released, it moves due to electric field E and also due to the electric field of Q1. Work has to be done to hold the charge Q2 against the force due to the electric field E and also due to that of Q1. Work done to hold Q2 against the electric field due to Q1 is expressed as W12, which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12.
The total work done to hold Q2 at rest at P2 is Q2 into V of R2 plus W12. Substituting the relation for W12, we have total work done is equal to Q2 into V of R2 plus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. The total work done to assemble the system of charges in the external electric field is equal to Q1 into V of R1 plus Q2 into V of R2 plus 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12. This is stored as electrostatic potential energy in the system of charges. Let this be equation 3. Now, let us derive an expression for the electrostatic potential energy of an electric dipole in a uniform external electric field of strength E.